पिछली चर्चा में हमने देखा कि कैसे बंगाल पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के बाद ब्रिटिश पश्चिम की ओर बढ़ते हैं और अवध पर अपना कब्जा जमाते हैं। 1764 बक्सर के युद्ध के बाद आश्रित राज्य बन जाने के बाद ब्रिटिश पूरी तरीके से उसको नियंत्रित करते हैं और 1856 में औपचारिक रूप से घोषणा करते हैं कि अब से कुशासन का आरोप लगा करके अवध के ऊपर कि अब से अवध हमारे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है। तो हमने देखा कि ये एक औपचारिक घोषणा मात्र थी। उसके पहले से ही ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां मौजूद थे, ऐसे बहुत सारे कारक हमको दिखाई देते हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि ब्रिटिशों का पहले से ही पूरी तरीके से अवध पर नियंत्रण था। जैसे हमने देखा कि ब्रिटिश अवध के प्रशासनिक तंत्र पर अपने व्यक्तियों की नियुक्ति करते थे, इसके अलावा राजस्व में एक हिस्सा प्राप्त करते ही थे। इसके अलावा हमने देखा कि वो किंग मेकर की भी भूमिका निभा रहे हैं। जब असाबुद्दौला के बाद वाजिर अली गद्दी पर बैठता है और वो ब्रिटिशों के द्वारा जो नई नई शर्तें बार बार जो सक्सेसर आते थे, एक राजा के बाद जब दूसरा राजा आता था तो उसके ऊपर एक नई संधि थोपी जाती थी और वो उसको माननी पड़ती थी। ये भी एक नियंत्रण का तरीका है कि हर बार नई संधि, नई शर्तें और ज़्यादा राजस्व की मांग, ज़्यादा नियंत्रण की मांग, तो ये भी एक नियंत्रण का तरीका है। तो उसने मना कर दिया कि हम आपसे कोई संधि नहीं करेंगे, उसको हटा करके उसकी जगह पर सादत अली खान को ले आते। तो किंग मेकर की भूमिका निभा रहे हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अवध का जो राज्य क्षेत्र है वो घटता जा रहा है। जो राजस्व में हिस्सा है वो ना दे पाने के कारण बाद में जो अवध के नवाब हैं वो ब्रिटिशों से लोन भी लेते हैं, उसका ब्याज ना दे पाने के कारण वो अपने राज्य का कुछ हिस्सा ब्रिटिश साम्राज्य को पूर्ण रूप से दे देते हैं। जैसे हमने देखा कि रुहेलखंड का इलाका और दोआब का इलाका और गोरखपुर का इलाका ब्रिटिशों के साम्राज्य के अंतर्गत चला जाता है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में अवध के कुछ क्षेत्रों में उनको एक तरीके से राजस्व निर्धारण करने की भी शक्तियां दे देते हैं। तो ब्रिटिश वहां पर राजस्व निर्धारण कर्ता बन जाते हैं, जितना मर्जी उतने हिसाब से अपने हिसाब से राजस्व लगाते हैं। तो देखिए पूरी तरीके से नियंत्रण दिखाई देता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि एक औपचारिक घोषणा मात्र थी कि हम ब्रिटिश साम्राज्य में अवध को मिला रहे हैं, जबकि पहले से ही पूरी तरीके से उस पर उनका कंट्रोल दिखाई देता है। तो ये बात हमने अवध के संदर्भ में की। अब हम देखते हैं कि जब उत्तर भारत पर उन्होंने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, उसके बाद वो दक्षिण की तरफ कैसे वो अपने साम्राज्य का प्रसार करते हैं। और दक्षिण में उनको सबसे बड़ी चुनौती देने वाला जो राज्य क्षेत्र था वो मैसूर था। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसूर जो आप दिखाई दे रहा है। हैदर अली और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशों को बहुत मजबूती के साथ एक चुनौती प्रस्तुत की। तो हैदर अली का जो ये मैसूर साम्राज्य था, उसने अपने मैसूर साम्राज्य, अगर आप चुनौती देने किसी को जा रहे हैं तो आपको खुद एक मजबूत स्थिति में होना चाहिए। अगर आप मजबूत नहीं रहेंगे तो आप क्या चुनौती प्रस्तुत करेंगे। तो हैदर अली ने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए कई तरीके अपनाए। जैसे सबसे पहले तो उसने क्या किया कि अपनी सेना को सेना में वृद्धि की, सेना को बढ़ाया, तो उससे सेना मजबूत हुई। इसके अलावा उसने आर्थिक रूप से भी अपने राज्य को सशक्त करने का प्रयास किया और उसके चलते उसने जो संसाधन थे उस पर निवेश करना शुरू कर दिया, मुख्यतः कृषिगत संसाधनों पर। और उसने अपने राज्य के किसानों को लोन दिया, कर्ज बांटे कि आप निवेश करिए खेती में। इसके साथ साथ बीज मुहैया करवाए, पशु उपलब्ध करवाए, ताकि वो कृषि उपज बढ़ा पाएँ, और कृषि उपज बढ़ेगी तो राजस्व बढ़ेगा। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा जो मैसूर साम्राज्य था वो व्यापार और वाणिज्य में भी सम्मिलित हुआ। आप देखिए कि यहाँ पर जो मालाबार का आप क्षेत्र देख रहे हैं, मालाबार का जो तट है, तो मालाबार का ये जो तट है, यहाँ से जो विदेशी व्यापार होता था, खास करके कुस्तुनतुनिया को जो व्यापार होता था, उसके बाद वो यूरोप जाता था। तो कुस्तुनतुनिया को होने वाला व्यापार मुख्य रूप से जो भारतीय विलासिता की वस्तुएं थी और भारतीय मसाले, इसकी मांग बहुत ज़्यादा थी, तो इनका व्यापार होता था। और मालाबार भारतीय मसालों के व्यापार का केंद्र आप समझिए था। तो इस पर हालांकि इनका नियंत्रण नहीं था, इन्होंने उस पर कब्जा किया मैसूर ने, तो इसको अपने नियंत्रण में ले आए और यहाँ से व्यापार करने लगे। तो
व्यापार से भी जो चीज़ें आई मिली उनको, तो उससे भी उनके राज्य तो मजबूती आई। तो जब राज्य मजबूत हुआ तो उसके बाद उन्होंने, उनका मुख्य उद्देश्य ये रह गया कि अब हमको ब्रिटिशों को चुनौती प्रस्तुत करनी है। तो ब्रिटिशों को चुनौती प्रस्तुत करना उनका मुख्य उद्देश्य था, लेकिन वो चुनौती अकेले प्रस्तुत करने में हालांकि कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर हम अपने आसपास के जो क्षेत्रीय राज्य हैं अगर उनको मिलाकर के एक गठबंधन तैयार कर सकें। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों के दिमाग में ये बात थी कि हम हैदराबाद के निजाम और मराठाओं को मिलाकर के एक गठबंधन तैयार करें, एक मोर्चा तैयार करें, और ये मोर्चा इतना सशक्त होगा कि वो ब्रिटिशों को चुनौती देगा और ब्रिटिशों की सत्ता को हराने में कामयाब होगा। लेकिन ये गठबंधन बन नहीं पाया। ये गठबंधन जो बनाना चाहते थे मराठा, निजाम और मैसूर का जो गठबंधन बनाना चाहता था हैदर अली और उसका बेटा भी उसके बाद टीपू सुल्तान, वो कामयाब नहीं हो पाया। क्यों? कारण कई थे। कुछ कारणों की चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। पहला कारण अगर आप देखिए तो पहला कारण ये था कि हैदराबाद का जो निजाम था वो हैदर अली को शासक नहीं मानता था। क्यों नहीं मानता था? क्योंकि हैदर अली मैसूर साम्राज्य में वोडियार वंश का शासक था हैदर अली के पहले। तो जो आप कह लीजिए अंतिम क्या, हैदर अली जिनकी सेना में एक मामूली सिपाही के पद पर तैनात था वो थे कृष्णराज वोडियार, और कृष्णराज वोडियार को उनके प्रधानमंत्री नंजराज ने सत्ता से हटा करके सत्ता पर कब्जा कर लिया था। बाद में हैदर अली ने नंजराज से लड़ाई करके उसको सत्ता से हटाया और मैसूर की सत्ता पर कब्जा किया और 1761 के आसपास। हालांकि हैदर अली ने वोडियार वंश के राजाओं को तवज्जो दी, उनका सम्मान किया, लेकिन पूर्ण रूप से शासक हैदर अली बनकर के उभरा। तो बाद में मुगलों ने भी इस बात को नोटिस किया और निज़ाम ने भी इस बात को नोटिस किया और निज़ाम ने उसको नवाब की उपाधि भी दी। लेकिन उसके बाद भी निज़ाम उसको अपने समकक्ष नहीं समझता था, शासक नहीं समझता था, इसलिए वो उसने गठबंधन नहीं किया। तो पहला कारण ये था कि निज़ाम जो था वो शासक नहीं मानता था। दूसरा जो कारण था मराठाओं से रिलेटेड। मराठा साम्राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी ने की और उन्हीं के नियंत्रण में मराठा साम्राज्य हिंदू साम्राज्य के रूप में चल रहा था। लेकिन बाद में जब पेशवाओं का उदय हुआ तो सारी शक्ति साम्राज्य की पेशवा के पास चली गई। पेशवा पुणे से ऑपरेट करते थे और पेशवा की भी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगी, क्योंकि जो आगे चल करके आप देखिए कि जो सेनापति होते हैं मराठा साम्राज्य के, वो सेनापति अलग अलग क्षेत्रों में अपनी स्वायत्त सत्ता स्थापित करने लगते हैं। जैसे आप देखिए तो होलकर हैं, सिंधिया हैं और ये सब हैं, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। जैसे होलकर ने इंदौर में अपनी सत्ता स्थापित की, सिंधिया ने ग्वालियर के आसपास अपनी सत्ता स्थापित की, वैसे गायकवाड़ ने बड़ौदा के क्षेत्रों में अपनी सत्ता स्थापित की। तो इन लोगों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता, स्वायत्तता एक तरीके से शुरू की और उन्होंने जो पेशवा थे उनकी सत्ता मानते थे, लेकिन फिर भी वो उनके नियंत्रण के बाहर रहते थे, अपने मन के मुताबिक काम करते थे। तो पेशवा के लिए इन सभी को एकजुट कर पाना और गठबंधन तैयार कर पाना चुनौतीपूर्ण काम था। तो मराठा साम्राज्य के अंतर्गत ही जो समस्याएं थी, ये एकजुटता नहीं थी, तो इसके कारण गठबंधन तैयार नहीं हो पाया। मराठा पेशवा अकेले क्या कर लेते गठबंधन में जुड़ करके। तीसरा जो महत्वपूर्ण कारण ये था कि मराठा साम्राज्य और हैदराबाद जो थे, छोटे छोटे राज्य क्षेत्र के नियंत्रण को लेकर के आपस में लड़ते रहते थे। तो कभी मैसूर का साथ देते थे निज़ाम, तो कभी मराठा मैसूर का साथ दे रहे हैं और कभी दोनों एक नहीं दे रहे हैं। एक समय तो ऐसा आया कि मराठा और हैदराबाद के निज़ाम ने मिलकर के अंग्रेजों के साथ गठबंधन कर लिया और टीपू सुल्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो ये मुख्य कारण आप कह सकते हैं, 3 मुख्य कारण थे कि गठबंधन तैयार नहीं हो पाया। हालांकि इसकी इच्छा टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों के मन में थी कि हम कैसे भी करके गठबंधन का बहुत प्रयास किया उन्होंने गठबंधन के लिए, लेकिन संभव नहीं हो पाया। कभी कभी तैयार भी हो जाता था, मदद का वायदा भी करते थे, लेकिन बाद में जब
अंग्रेज उनके क्षेत्रीय हितों की बात करते थे कि हम आपको ये क्षेत्र देंगे, वो क्षेत्र देंगे, तो तुरंत वो गठबंधन फुर हो जाता। तो अब एक बात और है जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है तो उस युद्ध के बाद एक ब्रिटिश इतिहासकार है वो ये कहते हैं, अटकलें लगाई जाती हैं, एक विचार है उनका कि हैदर अली चाहता था कि हम ब्रिटिशों से जीत नहीं पाएंगे, तो एक शांति समझौता चाहता था कि ब्रिटिशों से शांति समझौता हो जाए ताकि साम्राज्य को हमारे कोई नुकसान ना हो। तो इस बात का खंडन एक कन्नड़ साहित्य करता है जिसका नाम है हैदरनामा। उसमें हैदर अली की जो युद्ध समिति थी उनकी बातों का जिक्र है, जिसमें हैदर अली कहता है, हैदर अली जो जिक्र है उसमें ये बातें हैं कि हैदर अली जो है ईरान के शासक के साथ मिलकर के और जो फ्रांसीसी शासक थे उनके साथ मिलकर के और बाकी शायद फ्रेंच, फ्रांसीसी और ईरान और तुर्की के शासक के साथ मिलकर के जो है एक गठबंधन तैयार करना चाहता था, उन लोगों के सहयोग से एक मोर्चा बनाना चाहता था ताकि वो ब्रिटिश को काउंटर कर सके, वो ब्रिटिशों का विरोध कर सके। तो अगर वो इस तरीके का गठबंधन तैयार करने जा रहा है, मतलब कि अपने क्षेत्र के बाहर के लोगों से सहयोग लेकर के, तो वो क्यों शांति समझौते की बात करेगा? तो ये तो विचार पूर्णतः अप्रासंगिक हो जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि जब गठबंधन का विकल्प नहीं रह गया तब उसके पास विकल्प क्या बचता है? तो हैदर अली ने फ्रांसीसियों का सहयोग लिया, तो फ्रांसीसियों ने सहयोग करने का वादा भी किया, लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि फ्रांसीसी जो थे वो कितने भरोसेमंद थे, कितने वो विश्वसनीय थे। विश्वसनीयता का प्रश्न है यहाँ पर फ्रांसीसियों का। इस पर प्रश्न चिन्ह क्यों लगा? एक घटना का छोटी सी जिक्र किया जाएगा यहाँ पर। दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध हो रहा था, हैदर अली युद्ध लड़ रहा था कर्नाटक में। फ्रांसीसी सेना की एक टुकड़ी उस युद्ध में खड़ी थी, लेकिन वो युद्ध में भाग लेने की इच्छा, वो युद्ध में भाग ही नहीं ले रही थी, खड़ी थी वहीं पर। कर्नाटक जो जहाँ युद्ध हो रहा था वहाँ पर फ्रांसीसी सेना खड़ी थी, लेकिन युद्ध में हैदर अली लड़ रहा था, लेकिन फ्रांसीसी सेनाओं ने कोई भाग नहीं लिया। वो हैदर अली से चाहते थे कि हैदर अली हमको कुछ धन दे तब हम युद्ध लड़ें। हैदर अली ने धन देने से मना कर दिया, फ्रांसीसियों ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी और हैदर अली अंततः युद्ध के बाद कैंसर तो हो ही गया था, मृत्यु हो गई उसकी। तो यहाँ पर विश्वसनीयता का सवाल उठता है कि वो कितने विश्वसनीय। एक और बात है, जब गठबंधन मराठाओं ने और निज़ाम ने मिलकर के ब्रिटिशों के साथ बनाया तो उस समय फ्रांसीसी एक, आप कह लीजिए इसकी सेनापति बुस्सी, उन्होंने टीपू से कहा कि आप जो है चुपके से मराठाओं के साथ और निज़ामों के साथ मिलकर के अपना समझौता कर लीजिए ताकि युद्ध न लड़ना पड़े और आप इनको काट सकिए, है ना, ताकि युद्ध ना हो। तो मतलब अगर आप मित्र हैं तो आप लड़ाई लड़िए, आप मदद करने जा रहे हैं तो अब आप क्या उनको राय दे रहे हैं कि चुपके से समझौता करिए, ये करिए, वो करिए। तो इनका जो है संदेह, विश्वसनीयता प्रश्न चिन्ह लगता है कि फ्रांसीसी कितने विश्वसनीय थे। हालांकि अन्य क्षेत्रों में इन्होंने मदद की, जैसे आप देखिए कि लौह तकनीकी इनके पास अच्छी थी, तो उन्होंने कावेरी नदी पर एक झूलता हुआ पुल लोहे का बनवाया और तोपखाने की फैक्ट्री स्थापित की जिसमें तोपों का निर्माण होता था फ्रांसीसियों के सहयोग से। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण काम किया कि जो मैसूर की सेना थी उसका आधुनिकीकरण किया, यूरोपीय तौर तरीकों से उसको प्रशिक्षित किया गया। तो ये सारा काम किया गया। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद टीपू सुल्तान गद्दी पर बैठता है और टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों से कई लड़ाइयाँ लड़ता है, लगभग 2 लड़ाइयाँ, मुख्यतः 2, वैसे तो कई लड़ाइयाँ, लेकिन आंग्ल मैसूर तृतीय और चतुर्थ बार। चौथा युद्ध 1798 से 99 के बीच होता है और 99 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के। और इसी के साथ अंग्रेज क्या करते हैं कि जो वोडियार राजवंश पहले सत्ता में था उसकी बहाली करते हैं मैसूर में और उसके ऊपर सहायक संधि थोपी जाती है और वो उसको स्वीकार करते हैं।
और पूरी तरीके से मैसूर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ जाता है। तो अब बारी मराठाओं की थी। आज की चर्चा में इतना ही। धन्यवाद।